हमारा ये मानना है कि कोई भी चीज़ रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र नहीं कर सकती। लेकिन अब साइंटिस्ट, रिसर्चर्स का एक ग्रोह ये मानना शुरू हो गया है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि शायद कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, कम से कम एक पार्टिकल तो ऐसा है जो कि रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकता है। और अगर ये सच है, ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल वाक़ई एग्ज़िस्ट करता है, तो क्या फिर हम माज़ी में जा सकते हैं? इसे समझने के लिए मैं आपको एक वाक़ये की तरफ लेकर चलता हूँ जो कि मैंने खुद बनाया है। इसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। एक बादशाह था और उसके पास एक सफ़ेद चमकने वाला अंडा था। और उस अंडे की कीमत ये थी कि बादशाह को ये बताया गया था उसके बाप की तरफ से कि जब तक ये अंडा तुम्हारे पास है और ये चमक रहा है, उस वक्त तक तुम्हारी बादशाही, तुम्हारी हुकूमत रहेगी। और इसके चमकने के लिए तुम्हें हर साल एक इंसान की कुर्बानी देना ज़रूरी है। बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो इंसानों पर इस तरह का जबर नहीं करना चाहता था। सो उसने सोचा कि वो इस अंडे का राज देखेगा, ढूंढेगा। और उसे पता चला अपने मैन्युस्क्रिप्ट से पढ़कर, उसे पता चला कहानियाँ सुनकर कि ये अंडा उसके दादा ने ढूंढा था और उसके दादा को ही पहली मर्तबा ये अंडा एक बहुत बड़े जंगल से मिला था। बादशाह ने सोचा कि वो एक टाइम असैसिन को, ऐसा कातिल जो वक्त में पीछे जा सकता है, उसे हायर करेगा और अपने दादा को ख़त्म करवा देगा। उसने एक टाइम असैसिन का सहारा लिया जिसके पास एक ख़ास किस्म के पार्टिकल का नॉलेज था जिसे टैक्योन कहा जाता है। उसके पास जो पावर थी वो टैक्योन की पावर थी। और उसने कहा बादशाह सलामत, मसला ही कोई नहीं है। वो माजी में वापस गया और उसने बादशाह के दादा को मार दिया। तो क्या हुआ? ना रहा दादा, ना रहा उसका बेटा और ना रहा बादशाह। इस प्रॉब्लम को कॉजेलिटी रिलेशन का प्रॉब्लम कहते हैं। कॉजेलिटी हमारी साइंस में एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। फर्ज कीजिए कि आप इस लाइट को जलाने के लिए बटन दबाते हैं और लाइट फौरन जल जाती है। लेकिन अभी आप सोच ही रहे हैं कि मैं बटन दबाऊं ताकि ये रोशनी जले और रोशनी उसी वक्त जल जाए। आपने बटन दबाया नहीं, यानी कॉज आई नहीं और इफेक्ट पहले ही आ गया। तो यहाँ पर एक पैराडॉक्स जन्म लेता है और उसे कॉजेलिटी पैराडॉक्स कहते हैं कि कॉज से पहले इफेक्ट कैसे आ सकता है। और हमारी साइंस हमेशा ये कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। चलते हैं हम आइंस्टाइन की तरफ, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पर कॉजेलिटी शायद मुमकिन ना रहे। आइंस्टाइन ने हमें बताया था अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट, अगर वैक्यूम में एक मैसलेस, एक ऐसा पार्टिकल लाइट का ट्रैवल कर रहा है जिसका मैस नहीं है, जिसे हम फोटोन कहते हैं, तो उसकी स्पीड तकरीबन 300 मिलियन मीटर पर सेकंड होगी। और अगर वैक्यूम की जगह हम हवा कर देते हैं या कोई और मीडियम कर देते हैं तो ये लाइट की रोशनी चेंज हो सकती है, लेकिन वैक्यूम में 300 मिलियन मीटर पर सेकंड है। फर्ज कीजिए कि आप एक स्टेशन पर खड़े हैं और स्टेशन पर आप रेस्ट पर हैं और आपको दूर से एक ट्रेन आती हुई नजर आ रही है। रात का टाइम है, ट्रेन की जो रोशनी है वो आपको बहुत करीब आती हुई नजर आ रही। ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर है और उस पर भी एक साहब बैठे हुए हैं और उसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर एक जहाज जा रहा है और उसकी रफ्तार 900 किलोमीटर पर आ रहा है और उस पर भी सवारियां बैठी हुई हैं। तो आपके ख्याल में जो रोशनी के फोटॉन्स हैं जो कि इस लाइट से निकल रहे हैं, उनकी रफ्तार आपको, ट्रेन पर बैठे हुए साहब को और जहाज पर बैठे हुए मुसाफिर को क्या नजर आएगी अगर वो उसे नापना चाहें? इन तीनों केसेस में जो फोटोन की रफ्तार होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, यानी सी। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको सी नजर आ रही है और ट्रेन पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को वो सी प्लस 100 किलोमीटर पर आवर नजर आ रही है, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर है। और बिल्कुल जहाज पर बैठे हुए मुसाफिर को वो 900 किलोमीटर पर आवर प्लस सी नजर आ रही है, क्योंकि वो जहाज पर बैठा हुआ है। तमाम रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको स्पीड ऑफ लाइट सी ही नजर आएगी। हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सिंप्लीफाई किया है क्योंकि हमने सी लिया है, इसका मतलब ये है कि हमने वैक्यूम की स्पीड ली है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन के लिए है। अगर मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करेंगे तो उन्हें हमेशा वो एक मिलेगी और वो सी है। ये हमें आइंस्टाइन ने बताया। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी में और उसकी इक्वेशंस में कहीं ये नहीं बताया गया
कि हम स्पीड ऑफ लाइट को अटेन नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करने के लिए हमें शायद बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़े, जो कि नामुमकिन नज़र आती है। मसलन अगर एक जहाज़ है, एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका वज़न है 1000 केजी और वो स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करना चाहता है, सी के करीब जाना चाहता है, और वो जो प्रोपेल कर रहा है, जो उसका फ्यूल है, वो लेज़र जेट है। लेज़र के ज़रिए हम उसके प्रोपेल करवा रहे हैं। तो इसे सी के करीब जाने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से आधी स्पीड को अटेन करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जितनी के जापान 1 साल में इस्तेमाल करता है। लेकिन जब ये एनर्जी ले लेगा और स्पीड ऑफ लाइट के हाफ के करीब पहुंचेगा, तो अब इसका मैस बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि जब आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है जो कि स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करने जा रहा है, उसका मैस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ये 99% स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचेगा तो इसे इतनी एनर्जी चाहिए जितनी कि ज़मीन की टोटल 1 साल की कंजम्पशन है, और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये 7 गुना ज़्यादा हैवियर हो चुका है। चले 7 गुना ज़्यादा हैवी होने का इतना मसला नहीं है, क्योंकि 7 गुना तो हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन अब जब 99% से ये ऊपर जाएगा तो अब वेट में जो चेंज आएगी वो एक्सपोनेंशियल आएगी। जब ये 99.9999 है पॉइंट के बाद परसेंट स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचेगा, तो हमें आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² ये बताती है कि 30 गुना ज़्यादा वजनी हो चुका होगा। तो हमें आइंस्टाइन की इक्वेशंस बताती है कि अब इसे ज़मीन की 1 साल में जितनी कंजम्पशन है उसका 30 गुना ज़्यादा चाहिए, और उसके साथ साथ इसका वज़न भी बढ़ता जा रहा है। और जो ये 99.99% के से 100% के करीब आएगा तो इसका मैस इतनी तेज़ी से बढ़ेगा और वो इन्फिनिटी के करीब पहुंचेगा कि हम इसे सोच नहीं सकते कि किस तरीके से इतने ज़्यादा मैस को हम इतनी एनर्जी दे सके। तो हमारी एनर्जी वाली जो पॉकेट है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कभी भी हम स्पीड ऑफ लाइट को अटेन नहीं कर सकते। स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करना एक और मसला है, लेकिन क्या कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर सकता है, ये बिल्कुल एक और मसला कुछ लोगों की नज़र में है। अब मैं आपको एक ऐसे पार्टिकल की तरफ लेके जा रहा हूं जो कि 1960 में, जिसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल कहा जाता है, यानी हमने इसे आज तक अपनी ऑब्जर्वेशंस में, अपनी लैब में इसकी मौजूदगी को साबित नहीं किया, लेकिन हमारी रिलेटिविटी की इक्वेशन इसकी तरफ इशारा देती है कि ऐसा हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जिसे ग्रीक जुबान में टैक्योन का मतलब है स्विफ्ट, तेज, जो कि बहुत तेज मूव करता है। इन्फिनिट स्पीड से ये मूव कर सकता है फाइनाइट मिनिमम एनर्जी के साथ। ये बहुत अहम जुमला है कि इन्फिनिट स्पीड के साथ मूव कर सकता है मिनिमम एनर्जी के साथ। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये पार्टिकल या ये हमारा स्पेस क्राफ्ट है जो कि हम सिंपल जिसे मूव करना चाह रहे थे स्पीड ऑफ लाइट के पास। लेकिन जब ये स्पेस क्राफ्ट स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर के पास जाता है तो इसका वजन बढ़ता जाता है। अब ये बहुत वजनी हो चुका है, तो हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए कि एक पार्टिकल है ही स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा ऊपर और उसका मैस भी बहुत कम है, फाइनाइट मैस है उसकी, फाइनाइट। अब अगर मैं उसको स्पीड ऑफ लाइट की तरफ लेके आ रहा हूँ, यानी मैं उसको स्लो कर रहा हूँ, तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। उल्टा हो रहा है यहाँ पर, उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए और उसका मैस बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो स्लो हो रहा है उसका मैस बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब आएगा तो उसका मैस भी बिल्कुल वैसे इन्फिनिट की तरफ अप्रोच करेगा। ये पार्टिकल है टैक्योन। तो टैक्योन जब इन्फिनिट एनर्जी उसको रिक्वायर होगी स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करने के लिए, तो मैं एक दीवार बीच में बना सकता हूँ और एक तरफ आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि ज़्यादातर जितने भी पार्टिकल्स हमने आज तक डिस्कवर किए हैं उन पर अप्लाई कर रही है, और दूसरी तरफ टैक्योन है जो कि दूसरी तरफ है और उसका जो प्रोसेस है वो हमें उल्टा नज़र आता है। आखिर इस टैक्योन की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है? उसकी वजह यह है कि जो चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है वहाँ हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद हम वक्त में पीछे जाके देख सकते हैं, या हम वक्त में पीछे कम से कम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। हम कॉज से पहले इफेक्ट को देख सकते हैं। तो बहुत से पैराडॉक्सेस जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल के जरिए इस पैराडॉक्स को बताने की कोशिश करता हूँ। फर्ज किया कि ईडा एक स्पेस शिप में है और उसने कोई ऐसी चीज़ खाई जिसकी वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो गई और उसे वॉमिटिंग आना शुरू हो गई, और उसने
ये जो ग्राफ है ये स्पेस टाइम का ग्राफ है, इसमें आपको स्पेस नज़र आ रही है और आपको टाइम नज़र आ रहा है। तो उसने अपने स्पेस स्टेशन से ए से एक मैसेज भेजा एक साथ वाले स्पेस स्टेशन को या स्पेस क्राफ्ट को जो है बी, और उसे कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है। अब जो साथ वाला स्पेस स्टेशन है या स्पेस क्राफ्ट है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड डिफरेंट है, वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि स्पेस टाइम चेंज हो जाता है जब आप मूव तेज़ी से कर रहे होते हैं, जब आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, ज़्यादा होती है। तो आपको जो नीली लाइन दिखाई गई है इस पर जो इवेंट हो रहे हैं ये जो स्पेसक्राफ्ट बी है उसके लिए एक टाइम पर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब उसके पास बी के पास ये मैसेज पहुंचा और उसने देखा कि ये मैसेज कब आया होगा, तो ये मैसेज उसे लगा कि ए ने नीली लाइन के मुताबिक इस टाइम पर भेजा जहां पर नीली लाइन उसे कट कर रही है। और अब हम टाइम में पीछे चले गए, क्यों? क्योंकि जब वो वापस उसको मैसेज भेजेगा कि अच्छा तुम इस तरह करो कि तुम ये काम करो, इस वजह से तुम्हारा पेट खराब हुआ है तो तुम ये मेडिसिन ले लो, तो ये मैसेज एडा को, स्पेसक्राफ्ट ए को पहले मिल चुका होगा। अभी वो वाकया हुआ नहीं है, अभी उसका पेट खराब नहीं हुआ, उसे ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि उसे ये मैसेज पहले मिल चुका है। यानी अभी आपने एक चीज़ खाई नहीं और आपको एक मैसेज आ जाए दूसरी तरफ से कि भाई ये चीज़ आपने नहीं खानी वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमने माजी में जाकर देख लिया कि किस तरीके से फ्यूचर में क्या हो सकता है। ये एक टाइम पैराडॉक्स है, इसे टाइम पैराडॉक्स कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर टाइम पैराडॉक्सेस जो हैं वो अलाउ नहीं है, और साथ साथ नेगेटिव एनर्जी एसोसिएट की जाती है ऐसे पार्टिकल्स के साथ। जब हम टैक्योन की बात करते हैं और हम ये बात करते हैं कि ये टाइम में बैकवर्ड ट्रैवल कर सकता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स ना तो इसे अलाउ करती है और उसके साथ साथ वो इसके साथ एक हाइपोथेटिकल नेगेटिव एनर्जी लगा देती है, जिसकी वजह से हम हमेशा टैक्योन पर शक करते रहे हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, इसकी एग्जिस्टेंस कायनात में नहीं है। लेकिन अब पहली मर्तबा एक प्रोफेसर जिनका नाम है एंड्रे ड्रैगन, होपफुली मैं ये नाम सही ले रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ फारसा से इनका ताल्लुक है, इन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया है और इन्होंने टैक्योन थ्योरी को ही बदल दिया है। इन्होंने कहा है कि टैक्योन थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए भी आप कॉज अफेक्ट रिलेशन को बरकरार रख सकते हैं, और इसके लिए इन्होंने एक बड़ी सिंपल सी सोच को अपनाया है। इन्होंने कहा है कि बजाय ये हम टैक्योन को एक नेगेटिव एनर्जी रखने वाला पार्टिकल की नज़र से देखें, हम हमेशा ये समझते हैं, और इससे जो थ्योरी जन्म लेती है वो ये कहती है कि फ्यूचर जो है वो कभी भी हमारे प्रेजेंट पर असरअंदाज नहीं हो सकता। पास्ट हो सकता है, फ्यूचर असरअंदाज नहीं हो सकता। इसीलिए जो टैक्योन की थ्योरी थी वो हमें पहले ये बताती थी कि फ्यूचर कभी भी हमारे प्रेजेंट पर असरअंदाज नहीं हो सकता। हाँ, हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जब हम प्रेजेंट में हैं तो हम फ्यूचर के बारे में प्रोबेबिलिटीज दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आज अगर बारिश इतनी है तो कल बारिश होने के चांसेस इतने ज़्यादा हैं। हम प्रोबेबिलिटीज दे सकते हैं, लेकिन हम कभी भी फ्यूचर के बारे में 100% ये चीज़ नहीं बता सकते। टैक्योन अब इस थ्योरी में हमें कहता है, हमें ये बताता है कि हमारा जो प्रेजेंट है ये भी फ्यूचर से इंस्पायर्ड है, और इसमें फ्यूचर का भी हिस्सा है, इसमें हमारे माजी का भी हिस्सा है, लेकिन अगर हमने अपने प्रेजेंट को पूरा बताना है तो इसमें हमारे फ्यूचर का भी हिस्सा है। और वो जो फ्यूचर का हिस्सा इसमें आ रहा है वो टैक्योन पार्टिकल की वजह से आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप नेटफ्लिक्स पर एक डिटेक्टिव मूवी देखते हैं, तो डिटेक्टिव मूवी में कई ऐसे सीन होते हैं जो आपको दिखाए जाते हैं, लेकिन आपको फ्यूचर में जाके पता चलता है कि वो आपकी ज़िंदगी में हो रहे होते हैं, वो उस वक्त हो रहे होते हैं, लेकिन जब आप पूरी मूवी देखते हैं तो एंड पर जाके पता चलता है कि इनका ताल्लुक एंड के साथ था। तो इसका मतलब यह है कि एंड का कुछ ना कुछ हिस्सा आपके प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल यही चीज़ हमें टैक्योन बता रही है कि जो हमारा मुस्तकबिल है, जो आज से 60 साल बाद होने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं मेरे हाल के साथ कनेक्टेड है। और उसके साथ साथ इसमें जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है उसको जो रिस्टोर करने के लिए मैथमेटिकल यूज़ किया गया है, उसमें जब हम बैकवर्ड टाइम में जाते हैं तो हमें नेगेटिव एनर्जीज का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जब हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो जो एंटी टैक्योन पार्टिकल है उसे पॉजिटिव एनर्जी का सहारा लेना पड़ता है, यानी उसके साथ कपल किया जाता है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ कपल करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी हमें हर जगह पर नजर आती है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी भी हाइपोथेटिकल, इसलिए इस पार्टिकल को हाइपोथेटिकल बताया गया। हमारा यह ख्याल है कि टैक्योन पार्टिकल यूनिवर्स के शुरू में था और इसकी वजह से चीज़ों को वेट मिला, इसकी वजह से गैलेक्सीज बनी, इसकी वजह से स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने,
और आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी जानदार चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो भी इसकी वजह से बनी है। अगर ये पार्टिकल एग्जिस्ट ना करता तो साइंसदानों का ये ख्याल था कि शायद मैटर ना अवेलेबल होता और हमारी जो कायनात है वो एक धुएं के तौर पर ही रह जाती। जब हमने इससे नेगेटिव एनर्जी पैराडॉक्स का, जो कि ज़रा मुश्किल कॉन्सेप्ट है लेकिन मैंने को सिंपल करके बताने की कोशिश की है, निकाला, तो अब हम इसे बड़े आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी पैराडॉक्स से हम इस्तेमाल करते थे तो उसका मतलब ये था कि ये हर नेगेटिव एनर्जी को अटेन करने के लिए एनर्जी से निचली एनर्जी से निचली एनर्जी से निचली एनर्जी में नीचे से नीचे फॉल कर रहा है। ये साइंसदान कहते हैं कि ये पार्टिकल मुसलसल फॉल कर रहा है और जिसकी वजह से जब हम कायनात के मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, मसलन ब्लैक होल्स देखते हैं, वो नहीं एग्जिस्ट कर सकते, स्टार नहीं एग्जिस्ट कर सकते, इसी तरीके से गैलेक्सीज नहीं एग्जिस्ट कर सकते। लेकिन एंटी टैक्योन को पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिक्स करके जब देखा जाता है तो अब ये चीज़ें हमें ज़्यादा वाज़ेह नज़र आना शुरू हो गई हैं। लेकिन इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पर असरअंदाज हो रहा है। इसमें हमारे फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है जो कि हम हो सकता है कभी अपने फ्यूचर की प्रेडिक्शन के बारे में इस्तेमाल करें और ज़्यादा एक्यूरेट किस्म की प्रेडिक्शंस कर सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक फिजिकल फिनोमेना था जो कि इक्वेशंस में आया, लेकिन हमने आपको कहानी में समझाने की कोशिश की है और इस पर जो भी फर्दर रिसर्च होगी वो भी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे इनको दूसरों तक पहुँचा दीजिए।